हम 4 वेदों को जानते ही हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। वेदों के भी 4 भाग हैं, मंत्र, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। उनके उपवेद हैं जिनको आप विद्याओं के रूप में भी कह सकते हैं, आयुर्वेद, शिल्पशास्त्र, गंधर्ववेद, धनुर्वेद और दंड नीति। अब उसका दूसरा आयाम है स्मृति। 4 स्मृतियां बहुत ही विख्यात हैं, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, शंख स्मृति और पराशर स्मृति। तीसरा हिस्सा है उसका शास्त्र। शास्त्र में शिक्षा, निरुक्त, छंद, व्याकरण, कल्प और ज्योतिष। इसमें पहले जो 4 शास्त्र हैं, शिक्षा, निरुक्त, छंद, व्याकरण, इनका संबंध भाषा से है। शिक्षा यानी भाषा पर ध्वन्यात्मक रूप से विचार, निरुक्त यानी अर्थ विज्ञान, व्याकरण यानी संरचना विज्ञान और छंद यानी भाषा की लय का अध्ययन। और बाकी दो हैं कल्प और ज्योतिष यानी धर्म विज्ञान, खगोल विज्ञान और गणित विज्ञान। चौथा आयाम है पुराण। पुराणों की संख्या 18 है। इनमें आपको भारतीय समाज का, समुदायों का इतिहास मिलेगा, उनकी कथाएं मिलेंगी, उनकी वंशावलियां मिलेंगी और वो दृष्टांत मिलेंगे जिनके जरिए बहुत गहरी बातें समझाई गई हैं। इसका 5वां आयाम है दर्शन। वैसे तो हम लोग सब षड दर्शन के बारे में जानते हैं कि षड दर्शन, आस्तिक दर्शन, 6 दर्शन आस्तिक दर्शन कहलाते हैं और चार्वाक, बौद्ध और जैन दर्शन है। चूंकि वो वेदों को नहीं मानते इसलिए उनको हम लोग नास्तिक दर्शन कहते हैं। ये पश्चिम में नास्तिक का मतलब होता है ईश्वर में विश्वास नहीं करता, लेकिन भारत में जो लोग वेदों को नहीं मानते उनको नास्तिक दर्शन कहा जाता है। लेकिन अगर सारे दर्शनों को मिला लिया जाए तो ये जो दार्शनिक परंपरा है पूरी की पूरी, वो उससे कहीं परे चली जाती है। इन दर्शनों में बौद्ध, मीमांसा, वेदांत, सांख्य, वैशेषिक, न्याय, जैन, योग, व्याकरण दर्शन, चार्वाक, शैव सिद्धांत, कश्मीर शैव, अद्वैत वेदांत, विशिष्टाद्वैत, वीर शैव, न्याय वैशेषिक, निम्बार्क वेदांत, विशिष्टा शैव द्वैत, हठ योग, भक्ति दर्शन, वल्लभ वेदांत, द्वैताद्वैत, योग वासिष्ठ और अचिंत्य भेदाभेद। 6वां आयाम है नीति। 3 मशहूर नीति ग्रंथ हैं, शुक्र नीति, विदुर नीति और कामंडक नीति। 7वां आयाम है महाकाव्य, जिन महाकाव्यों पे हमारा पूरा समाज टिका हुआ है और हम लोगों के जीवन में व्याप्त हैं। ऐसे 4 महाकाव्य हैं, वाल्मीकिकृत रामायण जो कि संस्कृत में है, व्यासकृत महाभारत जो कि संस्कृत में है, तुलसीकृत रामायण जो कि अवधी में है और अश्वघोषकृत बुद्धचरित्र। इन्हीं के आधार पर संस्कृत में 5 और महाकाव्यों की रचना हुई है, जिन्हें पंच महाकाव्य कहते हैं। कालिदास कृत रघुवंशम और कुमार संभव, भारवी कृत किरातुर्जनियम, माघकृत शिशुपालवध और श्रीहर्षकृत नैषध चरित्र। आप इस छोटे से परिचय से समझ गए होंगे कि भारतीय ज्ञान परंपरा कितनी विविध है, कितनी व्यापक है, कितनी विशाल है और कितनी बहुमुखी है। हम आराम से कह सकते हैं कि हजारों साल पुरानी है। जितने भी दुनिया के महान ग्रंथ हुए हैं, अगर भारतीय ज्ञान परंपरा से निकले हुए ग्रंथों की एक आप पूरी सूची बनाएं तो लाखों में ग्रंथ निकलेंगे और उन लाखों ग्रंथों में और करोड़ों पांडुलिपियां हैं जो उन ग्रंथों के ऊपर भाष्य और टीकाएं हुई हैं, उनकी करोड़ों पांडुलिपियां हैं। उनमें से कम 3/4 पांडुलिपियां संस्कृत में है और बाकी अन्य भारतीय भाषाओं में मिलेंगी। और इस ज्ञान परंपरा में पैदा हुए महान ग्रंथों को दुनिया की किसी भी ज्ञान परंपरा में रखे हुए महान ग्रंथों के समकक्ष रखा जा सकता है। चाहे गीता का दर्शन हो या भरत का नाट्यशास्त्र हो, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो, वात्स्यायन का कामसूत्र हो, पाणिनि की अष्टाध्यायी हो, भर्तृहरि द्वारा लिखित वाक्यपदी हो, अभिनव गुप्त के 7 खंडों में अभिनव भारती हो, आनंदवर्धन का लिखे हुए महान ग्रंथ ध्वन्यालोक के नाम से जो प्रकाशित हुए हैं वो हो, आचार्य इंद्र द्वारा लिखा गया संस्कृत का व्याकरण हो जो कि पाणिनि के व्याकरण के समकक्ष रखा जाता है, या मम्मट द्वारा या भास द्वारा तैयार किए गए काव्य सिद्धांत हो। इन महान और कालजयी ग्रंथों से हम मोटे तौर पर परिचित हैं। ये सारे के सारे ग्रंथ इसी भारतीय परंपरा की देन है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये एक ऐसी चतुष्टयी है जिसमें भारत का प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में विश्वास करता है। ये भी इसी परंपरा से निकला हुआ सूत्रीकरण है। ये तो बहुत संक्षेप में मैंने आपके सामने बात रखी। तो हमारे पास जब इतनी विशिष्ट और महान परंपरा है तो आज हम उससे अपरिचित क्यों हैं? ऐसा क्या घटित हुआ है जिसकी वजह से आज इस परंपरा की मैपिंग करके इसका मानचित्र बनाकर मुझे आपके सामने रखना पड़ रहा है? अब मैं आपको 19वीं सदी में ले चलूंगा। 19वीं सदी में एक खास तारीख है, उस तारीख का संक्षेप में जिक्र करने से आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये महान परंपरा
चलन से क्यों बाहर नहीं? आज ये हमारे विश्वविद्यालयों में क्यों नहीं पढ़ाई जाती? ऐसी बात नहीं कोई इसे पढ़ता नहीं है, कोई इसका अनुशीलन नहीं करता, ऐसी बात नहीं। लोग व्यक्तिगत हैसियत से इसको पढ़ते हैं। कुछ कुछ संस्थाएं हैं, कुछ कुछ अनुसंधान वो करते हैं इसके बारे में, लेकिन जो विश्वविद्यालय प्रणाली है, उस विश्वविद्यालय प्रणाली में ये पूरी ज्ञान, कायदे से हमारे सभी विश्वविद्यालयों में यही ज्ञान परंपरा पढ़ाई जानी चाहिए। चूंकि ये ज्ञान परंपरा पढ़ाई नहीं गई और 190 वर्ष तक अंग्रेजों ने हमारे ऊपर हुकूमत की, और पिछले जब से भारत राष्ट्रीय सरकार बनी है उस पूरे दौर को अगर आप जोड़ लें तो कम से कम 250 वर्ष का ऐसा वक्फा गुजर चुका है जब ये इस ज्ञान परंपरा में कोई नया योगदान नहीं हुआ है, इसका कोई नवीकरण नहीं हुआ है। ये चीजें लाइब्रेरियों में रखी हुई हैं, पुस्तकालयों में रखी हुई हैं, लेकिन हमें ना इनके बारे में जानकारी है, ना इनके बारे में हम सोचते हैं, और ना ही इनकी प्रासंगिकता के ऊपर हम कोई गौर करते हैं। इसलिए हमें नहीं पता है कि आज के जमाने में ये हमारी क्या सेवा कर सकती है ज्ञान परंपरा। आज के जमाने की राजनीति, आज के जमाने का राज्यशास्त्र, स्टेट क्राफ्ट, आज के जमाने की अर्थशास्त्र, आर्थिक नीति, आज के जमाने की युद्ध नीति, विदेश नीति, आखिरकार या जो जिस तरह से हमारा भवन निर्माण कला है हमारी आज की, हमारे शहर हैं, हमारे गांव हैं, हमारी सिंचाई व्यवस्था, विज्ञान, कला, संस्कृति, इन सब में ये परंपरा हमारी क्या मदद कर सकती है, इसका पता हमें इसलिए नहीं है क्योंकि पिछले 250 साल से हमने इसका इस्तेमाल ही नहीं किया है। ये डिसयूज में पड़ी हुई है। बिल्कुल केवल हमारे मन में इसके बारे में सोच के गुदगुदी होती है कि हमारे पास एक महान ज्ञान परंपरा है, लेकिन हमसे पूछा जाए कि भाई भारत के नाट्यशास्त्र का आप क्या करते हैं, आप वात्स्यायन के कामसूत्र का क्या करते हैं, आप तो हम उसके बारे में कुछ भी नहीं बता पाएंगे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र का हमारी कूटनीति से या हमारे राज्यशास्त्र से क्या संबंध है, तो कुछ एक मोटी मोटी बातें कहने के अलावा बौद्ध दर्शन है वो हमारे आम रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे लिए क्यों उपयोगी है, क्यों उपयोगी नहीं है। यहाँ तक कि जो बौद्ध धर्मावलंबी हैं वो भी उसके बारे में ना के बराबर जानते हैं। जो अपने आप को जैन कहते हैं, वो जैन दर्शन जो कि बहुत ही महान दर्शन है, बुद्ध से बौद्ध दर्शन से भी पुराना है, उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि 2 फरवरी 1835 को हमारी ज्ञान परंपरा में एक रप्चर घटित हुआ, एक विच्छिन्नता घटित हुई। ये वो दिन है जब मैकाले का लिखा हुआ मैकाले की लिखी हुई शिक्षा संबंधी टिप्पणी को लॉर्ड विलियम बेंटिक ने स्वीकार किया। ये 5000 शब्द का केवल दस्तावेज है, जो आप नेट पर अगर टाइप करेंगे तो वो तुरंत आपको दिख जाएगा, और जैसे ही दिखेगा आप इस 5000 शब्दों को पढ़ेंगे आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा कि भारतीय ज्ञान परंपरा को बेकार बताकर कूड़ेदान में फेंकने का काम इसी दिन हुआ था। और उसके बाद में जब एक पुरानी ज्ञान परंपरा को आपने स्थगित कर दिया, उसको लाइब्रेरी की अलमारियों में रखे रहने के लिए अपशब्द कर दिया, तो इससे बड़ा शून्य पैदा हुआ, और उस शून्य में अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान परंपरा स्थापित करने में मदद मिली। उसके बाद नई विश्वविद्यालय प्रणाली तैयार हुई, एक पूरा शिक्षा जगत तैयार हुआ, नए विद्यालय तैयार हुए, पूरी शिक्षा प्रणाली का संस्थागत ढांचा बना। उसके जरिए एक नई ज्ञान परंपरा जो पश्चिमी ज्ञान परंपरा है वो स्थापित कर दी गई। 1922 की अगर ब्यूरो ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट आप पढ़ें, वो ब्यूरो ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 3 पंक्तियां मैं केवल पढ़ के आपके सामने सुनाऊंगा। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, हम यूरोपीय ज्ञान के प्रसार माध्यम के रूप में अंग्रेजी और वर्नाक्युलर भाषाओं को एक साथ देखते हैं। हम इस मकसद का ऐलान कर चुके हैं कि यूरोपीय ज्ञान की शिक्षा भारतवासियों के सभी वर्गों को दी जाएगी। हमने यह लक्ष्य उच्च शिक्षा के दायरे में अंग्रेजी के जरिए और बहुसंख्यक आम जनता के लिए वर्नाक्युलर भाषाओं के जरिए भेजने का निर्णय किया है। तो इस वक्त जो ज्ञान का बाजार है उसमें एक ही ज्ञान का मॉडल उपलब्ध है, वो है वेस्टर्न सोशल थ्योरी। भारतीय ज्ञान परंपरा, उसके दूसरा कोई ज्ञान का मॉडल उसके साथ प्रतियोगिता नहीं कर रहा है। हम अब कक्षा में हो, कक्षा के बाहर हो, हम हिंदी के जरिए पढ़ रहे हो, तेलुगु के जरिए पढ़ रहे हो, तमिल के जरिए पढ़ रहे हो, या संस्कृत के जरिए पढ़ रहे हो, या अंग्रेजी के जरिए पढ़ रहे हो, हम केवल एक ही किस्म का ज्ञान पढ़ने के लिए मजबूर हैं। इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा को अगर सामने लाना है और उसको इस ज्ञान परंपरा की प्रतियोगिता में रखना है, ताकि हम लोग समझ पाए कि ये ज्ञान परंपरा हमारे लिए उपयुक्त है, ये ज्ञान परंपरा हमारे लिए उपयुक्त है, तो जरूरी है कि भारतीय ज्ञान परंपरा की प्रासंगिकता पर विचार करने का एक राष्ट्रीय एजेंडा बनाया जाए।
एक ऐसा ब्लूप्रिंट बनाया जाए इसमें 15 से 20 वर्ष तक कम से कम विद्वानों का एक पूरा समुदाय भारतीय ज्ञान परंपरा का अध्ययन करे और ये पता लगाए कि ये हजारों साल पुराने ग्रंथ हैं, ये हमारे आज किस काम के हैं। क्या इनके अंदर आज की कूटनीति, आज के राजनय, आज की राजनीति, आज के अर्थशास्त्र, आज की युद्ध नीति, आज के जमाने के लिए, हमारे अपने जीवन के लिए इसकी कितनी उपयोगिता है, कौन कौन से हिस्से इसके संग्रहालय में रखे जाने योग्य हैं और कौन कौन से हिस्से हैं जिनका आज हम इस्तेमाल करके इनका उपयोग कर सकते हैं और भारतीय ज्ञान परंपरा का पूरा अवदान ग्रहण कर सकते हैं। मुझे लगता कि शिक्षक दिवस के अवसर पर भारतीय ज्ञान परंपरा की प्रासंगिकता पर विचार करने का अगर हम संकल्प लें तो हम डॉक्टर राधाकृष्णन को सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। धन्यवाद।